Hi, everyone. Welcome to the Crescent Sound podcast, where I give you a platform to express your struggle stories. You can either email me your stories on thecrescentsound@gmail.com and I present them on the podcast for you, or I can have you come on as a guest on the podcast and you can tell your story by yourself. Anyways, I'm your host, Luna, and let's begin with today's episode. हेलो एवरीवन, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे 18th एपिसोड के लिए ऑफ द क्रेसेंट साउंड। मेरा नाम लूना है और मेरे पास आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। और मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारी नेक्स्ट 5 एपिसोड एचआईवी अवेयरनेस के बारे में है और उन लोगों के बारे में है। उसी टॉपिक पे आया हुआ गेस्ट एंड आई वेलकम मिस्टर एलन हमारे पॉडकास्ट पे। हेलो एलन, आप कैसे हो आज? हाय, मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और आप अपने बारे में कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से मेरी जर्नी जब मुझे पता लगा था कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। तो बेसिकली मैं बता दूं कि 2002 में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, जब मैं था 2 साल का, जब मुझे और मेरी फैमिली में पता लगा था कि जो मेरे फादर का जो रीज़न है डेथ का, ड्यू टू एचआईवी था। देन फिर उसी के बाद मुझे और मेरी मम्मी का स्टेटस भी पता लगा कि भाई हम भी एचआईवी पॉजिटिव हैं। देन फिर मुझे मेरी मम्मी को गाँव से निकाल दिया और हमें गाँव छोड़ के जाना पड़ा। गाँव छोड़ के जाने के बाद मम्मी जयपुर शिफ्ट हो गई। जयपुर में एक एक मेरी मम्मी को सरवाइव करने में बहुत डिफिकल्टीज, बिकॉज क्या हुआ था गाँव में, आप सभी को ही पता है कि गाँव की में क्या लाइफ होती है और शहर की क्या लाइफ होती है। तो मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई यहाँ पे सरवाइव करने में। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने सोचा कि, और उसकी वजह से मेरे को भी बहुत ज़्यादा सरवाइव करना पड़ा है। मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी एजुकेशन में, मुझे को अभी तो 2-3 साल का था मैं। तो मेरे प्रॉपर प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही थी मम्मी की, खाना पीना ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो देन मम्मी को किसी ने सजेस्ट किया कि आप दिल्ली में शिफ्ट कर दीजिए, दिल्ली में बहुत अच्छा होम है जो कि एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के लिए करता है। देन फिर मेरी मम्मी ने एक डिसीजन लिया, वो जो कि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था मेरी मम्मी के लिए, कि अपने से दूर रखना, वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को। फिर मेरी मम्मी ने मुझे दिल्ली दिल्ली में छोड़ दिया। वहाँ पे मम्मी बिल्कुल नहीं चाह रही थी मुझे दिल्ली में छोड़ना, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे कि मम्मी को भी लगा कि नहीं, केयर अच्छे से होगी इसकी। और लोगों ने भी समझाया कि तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में आप बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ भाई, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन था। देन फिर मम्मी ने छोड़ा वहाँ पे। देन फिर 2010 में, जब मैं था 10 11 11 12 साल का, 12 साल का था, 12 13 साल का। देन फिर मेरी मम्मी को बुलाया गया, क्योंकि दिल्ली में उस समय ये आया था, डी इंस्टीट्यूस डी इंस्टीट्यूलाइजेशन। मतलब कि उसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा है, जिसके भी सिंगल पेरेंट्स हैं, उन सभी को अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा। बिकॉज कि और उसी की वजह से मेरी मम्मी को बुलाया गया और मुझे बोला गया कि आपको वापस जाना पड़ेगा, होम छोड़ना पड़ेगा उस समय। देन फिर मैंने छोड़ा, लेकिन मुझे ये तो बोला गया था कि कोई बात नहीं, अगर मम्मी से ठीक से केयर नहीं हो वापस आ सकते हो। ये क्या था, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से हमें फॉलो करना पड़ रहा है। देन फिर मुझे गया, देन फिर मेरी मम्मी ने वहाँ पर जयपुर में वापस शिफ्ट हुआ मैं। और दिल्ली से जयपुर, वापस जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, यही रहा मेरी लाइफ में। वहाँ वापस आने के बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरी एक सिस्टर है, तो एक छोटे से कमरे में रहते थे वहाँ पे। और उस समय पे अभी तक मेरी मम्मी की सिचुएशन ठीक नहीं थी कि वो मेरी भी ठीक से केयर कर पाए, प्लस मेरी दो सिस्टर्स की भी ठीक से केयर कर पाए। देन फिर मेरी मम्मी ने फाइंड आउट किया, अगर इधर ही कोई ऐसा कुछ मिल जाए, जो मम्मी को सपोर्ट मिल जाए, जो मेरे एजुकेशन में सपोर्ट कर दे। बिकॉज उस समय मैं था फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था, और इस समय मेरी एजुकेशन ना छूट जाए। और मैं दिल्ली में इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। तो मेरी मम्मी को लग रहा था कि पढ़ाऊंगी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगी, तो हिंदी मीडियम में पढ़ाने का कोई सेंस है नहीं। फिर मम्मी ने फाइंड आउट किया कोई रिसोर्सेज ऐसा कुछ मिल जाए। देन बाद में खूब ज्यादा जैसे इधर ढूंढने के बाद मेरी मम्मी को कॉन्टैक्ट मिला संदीप सर का। देन मम्मी ने संदीप सर कॉन्टैक्ट किया, और संदीप सर ने देन फिर मम्मी को मिलाया रेस के फाउंडर्स से। देन फिर दे हैव आल्सो वांटेड टू रन एन एनजीओ फॉर एचआईवी पॉजिटिव चिल्ड्रन, और मेरी मम्मी को भी चाहिए था कोई कि कोई मेरी, मतलब मुझे कोई रख ले। देन फिर वहां से फिर रेस मेरी भी शुरुआत हुई, एक एक रेस हूँ में। और रेस की भी शुरुआत हुई 2010 में।
देन फिर हम लोग ऐसे बहुत सारे बच्चे आते गए मेरे बाद। हम सब कोई अलग गाँव से आ रहे, सब लोग अलग-अलग गाँव से आ रहे। तो उस समय पे रेस का माहौल काफ़ी बहुत अच्छा था कि मुझे एकदम दिल्ली जैसा माहौल था कि मैं प्रॉपर अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ। और प्लस मेरे को फोटोग्राफी सिखाई गई थी, प्लस वहाँ पे मैं बहुत चीज़ सीखा। वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, प्लस हम लोग गोल्फ भी जाते थे। सारी एक्टिविटीज करते थे जो एक नॉर्मल बंदा कर, नॉर्मल एक फैमिली में एक बच्चा करता है, वो सारी एक्टिविटीज हम करते थे। और खाना पीना में कोई कमी नहीं, एकदम प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ हमें प्रॉपर मिलता था। प्लस हमारी मेडिकेशन जो रेगुलर चलती थी वो रेगुलर चल रही थी। फिर बाद में मैंने होटल मैनेजमेंट भी किया। लेकिन होटल मैनेजमेंट करने के बाद जब मैं 18-19 साल का हुआ, तब मैं होटल मैनेजमेंट करने मुझे खुद को लगा कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना चाहिए था, क्योंकि उस समय एक अक्टूबर मूवी आई थी हुँ, जो कि वरुण धवन की थी। तो अच्छा। मैंने उसको देखा कि यार अच्छा लग रहा है, तो होटल हुँ, मैनेजमेंट करना चाहिए। हुँ, तो उस समय पता नहीं था कि यार, कि मुझे लगा कि होटल मैनेजमेंट करते रहे सूट वूट पहनते होंगे फिर ऐसे अच्छा लगा मुझे। फिर जैसे हमने एंट्री हुआ, फिर जाके पता लगा नहीं, शुरुआत ऐसे नहीं होती, शुरुआत पीछे से होती है, प्लेट वाइपिंग करने से स्टार्ट होती है। हाँ, तो वो सीन थोड़ा-सा मेरे को अजीब सा लगा है। और बड़े-बड़े होटलों में जॉब, मैंने इंटर्न्स की एज़ एन इंटर्न, एज़ अ जॉब ट्रेनी मैंने काम किया है वहाँ पे। लेकिन वरुण धवन वाली लाइफ नहीं मिली, जो अक्टूबर वाली। देन फिर किया, वो सब काम भी किया, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि मेरी मेडिकेशन, मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा था। बिकॉज़ क्या होता है कि उस समय पे जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, उस समय पे जो मेरी मेडिकेशन थी, उसकी एमजी 1500 एमजी की मेडिकेशन थी, हुँ, जो मुझे रोज़ देनी पड़ रही थी। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं दवाई लेता हूँ, तो उसके बाद मुझे कुछ घंटे बाद चक्कर आने लग जाते हैं, तो समझ में नहीं आता क्या होता है। और जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, हुँ, तो उस समय ये था कि मेरी मेरी ब्रेक शिफ्ट होती थी कि अब मुझे सुबह जाना है, 6 बजे रिपोर्ट करना है, दोपहर में मुझे ब्रेक मिलेगा, देन वापस 2-3 घंटे का ब्रेक, देन फिर वापस जॉब पे जाओ। और फिर मैं शाम को रात में 2-3 बजे फ्री होता था। हुँ, तो 2-3 बजे फ्री होने के बाद मैं घर जाता, उस समय कोई व्हीकल नहीं था, कुछ ना, तो उबर ओला उस समय नहीं थी, रात में नहीं चलती थी, तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता था। तो पैदल पैदल जाता था घर पे। हुँ, पैदल पैदल जाने के बाद पहुंचता था मैं, 1 घंटा लग जाता था मुझे पहुंचने में। 4 बजे पहुंचता था, फिर 4 से 5 आराम से थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होता, नहाता धोता, देन फिर सो जाता। हुँ, फिर वापस 5 से 6 बजे मुझे उठ के फिर रिपोर्ट करना पड़ता। हुँ, और उस समय पे जब मैं दवाई लेके, बिकॉज दवाई लेता था, हुँ, और 1500 mg की दवाई लेने के बाद मैं जब मैनेजर को रिपोर्ट करता, मैनेजर मेरे सामने से घूम रहे होते, क्योंकि उसका चक्कर सा आना, वो सब चीजें। तो मुझे लगा कि या तो होटल मैनेजमेंट करना है, या तो मुझे दवाई छोड़नी पड़ेगी। हुँ, तो यू कांट बिलीव कि मैंने 6 महीने तक दवाई छोड़ दी। हाँ, वाह! दवाई तो छोड़ दी मैंने, उसके बाद काम भी ठीक से करना लगा। लेकिन जब 6-7 महीने हुए, 8वें महीने बाद जो मेरी बॉडी ने जवाब देना चालू कर दिया, हुँ, कि बिल्कुल एकदम, कि मैं 1-2 महीने में बेड पे रहा। बिकॉज मेरी ठीक है। हेल्थ एकदम खराब हो गई, मेरा इम्यूनिटी एकदम गिर गया। हुँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देन फिर उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटैलिटी लाइन भी छोड़नी पड़ी। हुँ, देन फिर 2-3 महीने बाद जब मैं ठीक हुआ, रिकवर किया अपने आप को, देन फिर मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई एज अ पार्ट टाइम। शाम को मुझे कुछ नहीं था, शाम को जाके एज अ कैशियर हुँ, मैं वहाँ पे काम करता था। और एज अ कैप्टन ऑर्डर ऑर्डर लेना होता वो करता था शाम को। सुबह मेरी एजुकेशन, जो मेरी 12th, जो मेरी कॉलेज की एजुकेशन थी, वो करता था मैं, राजस्थान यूनिवर्सिटीज कर रहा था। हुँ, उसके बाद एजुकेशन करने के बाद और रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था। देन फिर हम मैंने मेरे मतलब जो मेरे होम में रहते थे, एक दो मेरे पार्टनर, दो पार्टनर्स जो मेरे भाई थे उस समय पे, हम तीनों ने डिसाइड किया कि चलो एक बेकरी खोलते हैं। हुँ, उस समय कुछ उसका था, कुछ करने का, कैफे और बेकरी खोलने का। देन फिर हमने स्टार्ट किया, और काफी अच्छा चल रहा था। बिकॉज मैं सेल्स का देखता था, पूरा सेल्स डिपार्टमेंट। मेरा जो ब्रदर है वो पूरा प्रोडक्शन देखता था, एक पूरा पूरा फाइनेंस देखते थे। हुँ, हम तीनों ऐसे देखते थे। देन फिर पूरा अच्छा चला, हमने रॉ मटेरियल सप्लाई करना चालू कर दिया, कैफेज और रेस्टोरेंट्स, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, प्लस हमने खुद की भी सेल चालू कर दी। हुँ, देन फिर कोविड आ गया। हुँ, कोविड के बाद मुझे हम सभी को बंद करना पड़ा। हुँ, बिकॉज आपको ही पता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट और बहुत सारे सब चीज़ें, बहुत सारे लोगों को बंद करना पड़ा, ड्यू हाँ, टू बहुत ज़्यादा हैवी लॉस की वजह से। देन फिर कोविड के बाद जब कोविड खत्म हुआ, देन फिर वापस मैंने जॉब स्टार्ट करी। वही रेस्टोरेंट में तो कर ही रहा था पार्ट टाइम, हाँ, ये सब सुबह करता था। हुँ, हुँ, देन फिर मैंने सुबह सुबह जॉब भी करी। जॉब के साथ साथ मुझे एक आइडिया आया, प्लस मैंने मेरे को फाउंडर के साथ, एक और था बाहर, मेरे फ्रेंड है,
उनके साथ शेयर किया। हम दोनों ने मिलके हमें एक आइडिया आया था कि हमें क्या करते हैं कि अर्बन क्लैप है, हुँ, उसके जैसा मॉडल हम लोग जयपुर में स्टार्ट करते हैं। हुँ, देन फिर उसमें कुछ-कुछ जो सर्विसेज़ नहीं थे वो हम लाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें अर्बन क्लैप फ्रीलांसिंग सर्विसेज़ नहीं देता। हुँ, हमने सोचा था हम देंगे और किसी को गिटार सीखना हो, हम लोग गिटार ट्यूटर सप्लाई मतलब गिटार ट्यूटर भेजेंगे लोग घर पे। किसी को ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ कराना हो तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, योगा ट्यूटर प्रोवाइड करेंगे। हुँ, हुँ, नहीं फिर हमें योगा ट्यूटर भी हमारी उस समय यूएसपी थी योगा ट्यूटर और गार्डनर। हुँ, हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे पास ये रिक्वेस्ट आती है गार्डनर भेज दो, योगा ट्यूटर भेज दो। फिर कुछ महीने बाद अर्बन क्लैप ने योगा ट्यूटर चालू कर दिया अच्छा। जयपुर में। देन फिर थोड़ा-सा उस समय फिर बाद में लॉस एंटर लोग उनसे किया। मँगाने लग गए बिकॉज़ वो ऑलरेडी ब्रांड बन चुका था हुँ, हुँ, और है ऑलरेडी ब्रांड। देन फिर हमने उस चीज़ को भी और मेरे क्यों फैमिली इश्यूज़ की वज़ह से भी मुझे छोड़ना पड़ा वो चीज़। हुँ, हुँ, देन फिर हमने कंटिन्यू किया। मेरी जॉब तो चल ही रही थी रेस्टोरेंट में, हुँ, प्लस मैं सुबह-सुबह एक और जॉब करता था। देन फिर कुछ सालों बाद मैं मेरे सारे दोस्त जो भी रेस के थे, हम सब साथ मिले और हमने एक-दूसरे डिस्कस किया कि हम लोग बहुत अलग लेवल पे लोग हमसे हेल्प माँग रहे हैं। हुँ, बिकॉज़ हम अच्छा कर रहे थे उस समय मैं अच्छा फ्रीलांसिंग की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने होम में फ़ोटोग्राफ़ी सीखी थी, हाँ, वीडियोग्राफ़ी सीखी थी। तो मैंने उसका फ्रीलांसिंग सर्विसेज़ देना भी चालू कर दिया था, हुँ, कि मैं खुद फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी लोगों सोशल मीडिया संभालता था, हुँ, अभी भी संभालता हूँ, जो कि मेरा वर्क है और उसमें अच्छा अर्न कर रहा था। प्लस रेस्टोरेंट से मेरा पार्ट टाइम चल ही रहा था अच्छा खासा। देन कोई मेरे जैसे मेरे होम के बच्चे कोई मेरे सपोर्ट माँगते हैं या फिर किसी और से होम के बच्चे मेरे सपोर्ट माँगते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सपोर्ट करने में, कोई फाइनेंशियली हो गया, मुझे ज़्यादा इश्यू प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज़ मेरे को उल्टा अच्छा लगता था। हाँ, हाँ, चलो मेरे जैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, देन फिर ऐसे मेरे जैसे 4-5 लोग मिले मुझे मेरे होम के थे, दूसरे होम के थे। हम सब ने डिसाइड किया लेट्स एक ऐसे ही अभी सब लोग कर रहे हैं। हुँ, सब लोग इन्फॉर्मल वे में कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है हमारा। हुँ, देन फिर हमने डिसाइड किया कि चलो एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का। हुँ, देन वी हैव स्टार्टेड पॉजिटिव वीवर नेटवर्क एसोसिएशन इन 2023 जुलाई में। अभी हमें 1 साल होने वाला है जुलाई में। हमने मतलब स्टार्ट किया देन फिर हमने अपने ऑपरेशन चालू कर दिए और हुँ, सबको सपोर्ट करे और अब तक हमने मुझे प्राउड होता है कि मैंने 1 साल में हम सभी ने मिलके 1 साल में हमने 500 प्लस लोगों का सब इम्पैक्ट लाइफ में हुँ, इम्पैक्ट पहुँचाया है। हुँ, हुँ, जो कि एचआईवी पॉजिटिव से बिलॉन्ग करते हो और चाहे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो। फॉर एग्जांपल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, हुँ, हुँ, एचआईवी पॉजिटिव यूथ प्लस रूरल एरियाज़ के जो हुँ, हुँ, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। वाह! तो मेरे ख्याल से एचआईवी आपके लिए थोड़ा-सा टर्निंग पॉइंट था, है ना? यस, जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है यस। और मुझे लगता है आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं और आप बहुत ही टैलेंटेड भी हो। मुझे लगता है कि ये दिस गोज़ टू शो कि जिन लोगों के पास एचआईवी है, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है मतलब दूसरे नॉन पॉज़िटिव लोगों से। बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं, मतलब सेम ही है। वो दिमाग में थोड़ी असर किया एचआईवी ने। हाँ, हाँ, वही तो। दिमाग थोड़ी बंद कर देता है, दिमाग तो उतना ही चलना चाहिए। हाँ, वही तो। हाँ, और आजकल तो मेरे ख्याल से बहुत सारी जॉब्स भी क्लोज़ हो गई है अगर आप एचआईवी पॉज़िटिव हो ना। हुँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी आपने अभी तक अचीव किया है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना? थैंक यू। मैं बहुत ही प्राउड हूँ आपके लिए हर हर आपके हार्ड वर्क के लिए। बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, है ना? यस, तो इसीलिए आप थोड़ा रिकॉग्निशन डिज़र्व करते हो इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो हुँ, मच। हाँ, तो और उसके अलावा मुझे आपको एक चीज़ पूछनी है। यस। तो आपकी जो ज़िंदगी में एक मेन टेक अवे आप बता सकते हो उन लोगों को जो नॉन पॉज़िटिव है एचआईवी पॉज़िटिव लोगों के बारे में? मतलब जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हो अपनी ऑडियंस को। मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्या होता है लूना आपने एकदम सही बोला कि जॉब्स भी आजकल मिल जाती है। हुँ, लेकिन क्या राजस्थान में भी अभी तक थोड़ा-सा इलिटरेट एचआईवी से रिलेटेड लोग अभी भी लोगों को स्टिग्मा है, डर है कि हाँ, यार एचआईवी ना हो जाए। हुँ, और हो सकता है कि 2.5 साल से बाहर लोगों को नहीं हो, हो हुँ, सकता है किसी-किसी एरिया में हो। हुँ, तो मैं सबको एक एक तरीके से बताना चाहता हूँ कि एचआईवी पॉजिटिव यूथ हुँ, बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल, आप उन्हें बिल्कुल। मौका तो देके एक बार। हुँ, आप उनकी हम पहले ही जज कर लेते हैं कि यार ये क्या बीमार है, क्या काम कर पाएगा ये। हाँ, बहुत सारे लोग।
देन फिर वो एक मिथ है। काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही करते हैं, अच्छा करते हैं। तो हम्म। मौका तो देके देखें आप सभी। हाँ, सभी लोग मौका डिजर्व करते हैं। वो- अगर कोई भी इलनेस हो या फिर कोई भी चीज हो, लेकिन वो मौका तो डिजर्व करते हैं, है Yes. ना? तो उसके अलावा मुझे लगता है कि फिर भी आजकल अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत सारे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी हैं जिनको नहीं पता। हाँ, मतलब इतने सारे जो मतलब हाई पोजीशंस में है, वो भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन या फिर कुछ प्रेजुडिस रखते हैं एचआईवी पॉजिटिव लोगों से। और बहुत ही सैड चीज़ है ना, बिल्कुल। मतलब इतनी सारी एजुकेशन हुई है, लेकिन फिर भी आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा ओपन माइंड नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड है, लेकिन सुन दे डोंट वांट टू लिसन। मतलब अगर आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो, मतलब कि अगर मैं बस पास में हूँ तो ट्रांसमिट नहीं होगा, या फिर अगर सेम पानी पीते हो तो ट्रांसमिट नहीं होगा, यू नो वो सुनना भी नहीं चाहते, सिर्फ अपने खुद की जो माइंड में जो। अपने आप को बस सेफ रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे रिजर्व की तरह से, भाई मुझे मौका भी नहीं देना दूसरों हम्म। के साथ करने कुछ। हाँ, हाँ लेकिन हाँ। वो फैक्ट को सुनना नहीं चाहते ना, यस। तो इसीलिए बहुत सैड है। तो हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा जर्नी है आपका। और हाँ, आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस और डिफिकल्टीज हैं, लेकिन आपने वो सारे ओवरकम कर लिए और आप इधर आ गए। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि बहुत लोग जो एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं और कोई डायग्नोस हो जाते हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वही। हाँ, तो फिर भी जो भी चैलेंजेस थे आपने ओवरकम कर लिया। और हाँ, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारे 18th एपिसोड के लिए। I want to thank Alan for being on our episode today. I think he should be an inspiration to all of us. And thank you, Alan, for being here and थैंक यू लूना telling फॉर your गिविंग story. थैंक यू लूना फॉर गिविंग मी दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि मैं आपसे बात कर पाया और आपके पॉडकास्ट में भी लोगों को अवेयर कर पाया और अपनी स्टोरीज बता पाया। हाँ हाँ, बिल्कुल। जर्नी। और लोगों को पता होना चाहिए सभी लोगों की स्टोरीज के बारे में। तो मैं आपसे बहुत प्राउड हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि आपने आज आज बोला हमें और अपनी स्टोरी बताई। ठीक है? So I think that's the end of it for today, and I want to thank everyone for listening to this episode. And bye bye. I'll see you next episode. Thank you for watching this episode of The Crescent Sound. I hope you enjoyed and continue visiting this channel for more uploads. Make sure to subscribe and hit the notification bell to know immediately when I upload, and follow me on Instagram for updates on the coming episode for the Crescent Sound podcast.